हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग का जो बिहार स्टेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो बच्चे कॉमर्स सब्जेक्ट से फिल किए हैं फॉर्म, उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रही थी। इससे पहले भी मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड किए, काफी अच्छे क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में सेम वैसे ही क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। आज की वीडियो में भी कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। यदि वस्तु विक्रय लागत ₹1,20,000 है तथा सकल हानि पर विक्रय 1/4 पर है, तो विक्रय की राशि बताइए। इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन ₹1,20,000 एंड द रेट ऑफ ग्रॉस लॉस इज 1/4 ऑन सेल्स, द अमाउंट ऑफ सेल इज। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता रखी है, लेकिन साथ में ये कहा है कि उसको क्या हुआ है, ग्रॉस लॉस हुआ है, यानी कि हानि हुई है। किस पर हुई है, 1/4 हुई है, सेल पर हुई है। यहाँ पर आपको कॉस्ट दे रखी है और हानि सेल पर हुई है। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि जो सेल है वो 100 है। अगर सेल हमारी 100 है और उस पर हमें 1/4 यानी कि 25% हो जाएगा, तो उसका लॉस हुआ है तो कितना आ जाएगा, लॉस हमारा 25 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 125, क्योंकि लॉस तभी होगा ना कि जब सेल आपकी कम है और कॉस्ट ज़्यादा है। सिंपल सा समझिएगा कि लॉस तभी होता है जब हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है और हम उसको जो सेल करते हैं वो कम वैल्यू पर करते हैं, कम प्राइस पे करते हैं, तभी तो लॉस होता है हमारा। तो यहाँ पर हमारी सेल 100 हो जाएगी, लॉस 25 हो जाएगा और कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, 125। अब जो ये जो आपकी दे रखी है 1,20,000 की, मतलब वो 125 है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, 1,20,000 अपॉन 125 इंटू 100। अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 96,000। अब देख लीजिए यहाँ पर ही आपको समझ में आ गया होगा, आपकी कॉस्ट 1,20,000 और सेल कितनी निकल के आई, 96,000 निकल के आई। सेल कम है और आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो लॉस हुआ होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाशक द्वारा कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक पब्लिशर होता है उसके द्वारा जो कॉपीराइट लिया गया है, तो उस पर जो एक्सपेंसेस किए गए हैं, जो कॉपीराइट लेने के लिए, कराने के लिए जो एक्सपेंसेस उसने किए हैं, वो किस तरह के हैं। पूंजीगत व्यय हैं, आयगत व्यय हैं, विलंबित आयगत व्यय हैं, या फिर में से कोई नहीं है। पूंजीगत और आयगत यानी कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। हर बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉमर्स रिलेटेड होते हैं, मोस्टली इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये किस तरह का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि जो कॉपीराइट होती है वो क्या है, इंटेंगिबल एसेट है। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो एसेट है एक तरह से, तो वो इंटेंगिबल अमूर्त संपत्ति है। तो उस पर जो भी एक्सपेंस किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन के विस्तार का अर्थ है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, अथॉरिटी ऑफ ईच पर्सन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ईच सबॉर्डिनेट शुड हैव वन सुपीरियर, अ मैनेजर कैन सुपरवाइज अ लिमिट नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रबंध के विस्तार का क्या अर्थ होता है। आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है या बिजनेस मैनेजमेंट आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पर पढ़ा होगा इसके बारे में कि स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है कि एक अच्छी संस्था में भाग होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को स्पष्ट परिभाषित होना चाहिए, प्रत्येक कनिष्ठ के ऊपर एक वरिष्ठ होना चाहिए, एक प्रबंध सीमित संख्या में कर्मचारियों को प्रबंधित कर सकता है। तो यहाँ पर प्रबंध के विस्तार का मतलब ये होता है कि जो प्रबंध हो, जो मैनेजमेंट हो, उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोल वहीं तक फैला हो जहाँ तक वो आसानी से उन पर कंट्रोल कर सके, उनको देखरेख कर सके, उनको सुपरवाइज कर सके, जिससे कि वो बाकी चीज़ों जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर उसका निर्णय ले सके, उनकी तरफ ध्यान दे सके। इसलिए वो लिमिटेड उस क्षेत्र में ही या लिमिटेड कर्मचारियों तक ही उसका कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कि एक प्रबंध सीमित संख्या में कर्मचारियों को प्रबंधित कर सकता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, द स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज मोर।
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आपने पढ़े होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कई तरह के सिद्धांत दे रखे थे, तो सब में अलग अलग चीज़ें थी कि कहीं कुछ सिद्धांत जो रूढ़िवादिता था ऐतिहासिक लागत के आधार पे था, कई तरह के सिद्धांत दे रखे थे। तो उसी में जो रूढ़िवादिता का सिद्धांत है उसमें हम जो जो उसमें स्टॉक होता है उसकी वैल्यू हम किस मूल्य पर निकालते हैं, तो वहाँ पर जो मार्केट प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस दोनों में जो कम होता है उसके बेस पर हम उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समविच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहां पर द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि जो समविच्छेद बिंदु होता है वो क्या होता है या किस पॉइंट पर होता है। ना तो लाभ होगा और ना ही हानि, दत्तांश व स्थिर लागत समान है, कुल आय कुल लागत के बराबर होती है, उपयुक्त सभी। तो जो समविच्छेद बिंदु होता है वहां पर ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, और वहाँ पर जो दत्तांश यानी कि जो कंट्रीब्यूशन होता है और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है दोनों ही इक्वल होती हैं, और कुल आय कुल लागत के बराबर यानी कि जितनी हमको इनकम हो रही होती है उतनी ही हमारी कॉस्ट भी आ रही होती है, तो वो दोनों ही इक्वल होती हैं। सिंपल सी बात ये है कि वहाँ पर ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही कोई हमारी हानि होती है। हम एक ऐसे मूल्य पर या एक ऐसे प्राइस पर वस्तुओं को सेल कर रहे होते हैं जितने ही प्राइस को हमें बनाने में भी उसकी कॉस्ट उतनी ही आई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालू अनुपात बढ़ाया जा सकता है, करंट रेशियो में बी इंक्रीज्ड बाई ओवर स्टार्टिंग करंट एसेट, ओवर स्टार्टिंग करंट लायबिलिटीज, अंडर स्टार्टिंग करंट एसेट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चालू अनुपात यानी कि जो करंट रेशियो होता है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो करंट रेशियो कैसे निकलता है आपको याद होगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी से निकलता है। तो यहाँ पर अगर हम करंट लायबिलिटी यानी कि चालू दायित्व तो उनको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो करंट रेशियो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो चालू संपत्तियां हैं करंट एसेट है उसको बढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो करंट रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। एग्जाम्पल की तरह समझ लीजिए, जैसे कि अगर हमारी 2 लाख की करंट एसेट है और 1 लाख की हमारी करंट लायबिलिटी है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर अगर हमारी जो करंट एसेट है उसको बढ़ाकर हम 4 लाख कर दें और हमारी करंट लायबिलिटी 1 लाख रह जाए तो अब हमारे कितना हो गया, 4:1 हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमारी करंट एसेट को बढ़ाने पर ही जो रेशियो था वो बढ़ा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस शीट किसी एक विशेष डैश की आर्थिक स्थिति को बताता है। बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए स्पेसिफिक डेट, मंथ, 6 मंथ, ईयर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बैलेंस शीट बनाते हैं, आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं, वो किस विशेष उसकी आर्थिक स्थिति को दिखाता है, फाइनेंशियल सिचुएशन को दिखाता है, किसी तिथि की, माह की, 6 माह की, वर्ष की। तो ये जो होगा वो किसी विशेष तिथि की, यहाँ पर ज़्यादातर आप लोग कंफ्यूज होकर वर्ष लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर वर्ष आंसर नहीं है, तिथि की, किसी एक स्पेसिफिक डेट की पर दिखाता है कि इस डेट पर उसकी जो बिजनेस है उसकी क्या स्थिति है उसको दिखाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उम्र बढ़ने पर भार बढ़ना सहसंबंध है। इंक्रीज इन वेट विद द इंक्रीज इन एज इज कोरिलेशन लाइनर, कर्विलाइनर, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर किसी व्यक्ति की एज बढ़ रही है साथ साथ उसका वेट भी बढ़ रहा है तो उसमें जो कोरिलेशन है वो किस तरह का होगा, रेखीय होगा, वक्ररेखीय होगा, ऋणात्मक होगा या फिर धनात्मक होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही कंडीशन में क्या है कि इंक्रीज हो रहा है, उम्र बढ़ रही है और भार भी बढ़ रहा है, तो किस तरह का हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा। अगर ये चीज़ बढ़ रही होती, ये चीज़ घट रही होती तो वो ऋणात्मक हो जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस के लिए जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या आएगा ये तो कोई नहीं जानता है कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह से अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यापारिक संस्था को शीघ्र अतिशीघ्र निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अचीव्ड बाय ए बिजनेस फर्म एट द अर्लीस्ट, बजटेड सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट, आरओआई, मार्केट शेयर। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि कोई जो संस्था है, जो व्यापारिक संस्था है, जब भी काम करना शुरू कर रही है, प्रोडक्शन शुरू कर रही है, तो सबसे पहला उसका उद्देश्य या लक्ष्य क्या होना चाहिए, किसे अचीव करना होना चाहिए, निर्धारित बिक्री को, समुचित बिंदु को, विनियोग पर लाभ अर्जन को, बाजार हिस्सा यानी कि मार्केट में शेयर को। सबसे पहला उसका एम ये होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, किसी वस्तु का जो जीवन चक्र होता है, तो जब इंट्रोडक्शन उसमें पीरियड में होती है कोई वस्तु, यानी कि जब इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं आप उस वस्तु को मार्केट को, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जितनी आप कॉस्ट लगाई है, लागत लगाई, उतना आपको वापस भी मिल जाए, यानी कि कॉस्ट और सेल इक्वल होगा चलेगा, आपको लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में है, अभी आपके पास बहुत से एक्सपेंसेस होते
होते हैं, मांग डिमांड इतनी बनी नहीं होती है मार्केट में, तो वहाँ पर ये पहला एम होता है कि जितना हमने लगाया है अपने पास से उतना ही हमको वापस मिल भी जाए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि हम जो ब्रेक इवन पॉइंट है पहले उसको अचीव कर लें। ब्रेक इवन पॉइंट यही तो है ना कि ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए सेल और जो कॉस्ट होती है। तो पहले हमारा एम होना चाहिए कि हम जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको अचीव कर ले, समुचित बिंदु को अचीव कर ले। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोष को पूंजीकृत करना हो तथा मौजूदा अंशधारकों को निर्गमित किए जाने वाले अंशों को कहते हैं। द शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स व्हेन रिजर्व्स टू बी कैपिटलाइज्ड आर राइट इशू, बोनस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, ऑल द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि जब कोष को पूंजीकृत करना हो, आपने पढ़ा होगा ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो फंड है आप उसको कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर जो आप जो पहले से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यानी कि जो ऑलरेडी आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको जब आप शेयर्स निर्मित कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो शेयर क्या कहलाते हैं? वो हो जाते हैं आप लोग के बोनस शेयर। जब पहले से जो विद्यमान अंशधारी होते हैं हम उनको शेयर्स देते हैं तो वो हमारे बोनस शेयर होते हैं, जब आपका उद्देश्य कैपिटलाइज करना हो, पूंजीकृत करना हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेड ऑफिस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट शंघई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में एडीबी भी पूछ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मनीला कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। ये क्वेश्चन कई बार कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया था कि जो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वित्तीय प्रबंध होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? विक्रय को अधिकतम करना, संपदा के मूल्य को अधिकतम करना, लाभों को अधिकतम करना, इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हो जाएगा संपदा के मूल्य को अधिकतम करना। यहाँ पर क्या कहने का मतलब होगा कि जो भी उसकी वेल्थ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, क्योंकि जब वेल्थ बढ़ेगी तो साथ साथ प्रॉफिट सेल सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही इंक्रीज होंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल लागत एवं कारखाना परिव्ययों के योग को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? प्राइस कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड इज नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्राइम कॉस्ट है वो साथ में हमने उसमें क्या ऐड कर दी? फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिए, तो उसके बाद वो क्या बन जाती है? तो वो बन जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। जब हम प्राइम कॉस्ट में जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उसको ऐड कर देते हैं तो वो हमारी बन जाती है कारखाना लागत यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर वर्क कॉस्ट भी कहते हैं इसे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति के अनुसार निर्गमन चालू आर्थिक मूल्यों से संबद्ध होते हैं? अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इशू आर क्लोज टू करेंट इकोनॉमिक वैल्यूज? लिफो मेथड, फीफो मेथड, हिफो मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो यहाँ पर कौन सी ऐसा मेथड होता है जिसमें कि जो निर्गमन होता है, इशू किया जाता है स्टॉक को, करंट वैल्यूज पे किया जाता है, करंट प्राइसेस पे किया जाता है, तो वो आपको हो जाएगा लीफो मेथड जो होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में आता है उसे सबसे पहले ही निर्गमित कर दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण का अल्पकालीन विश्लेषण मुख्य रूप से संबंधित होता है। द शॉर्ट टर्म एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेनली कंसर्न विद द working capital analysis, stability of concern, earning potentiality of the concern, prospect of concern। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, तो जो शॉर्ट टर्म हम करते हैं एनालिसिस उनका, तो किस लिए करते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड होता है वो? तो वो हो जाता है कार्यशील पूंजी के विश्लेषण से, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल होती है बिजनेस को रन करने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, कि जो कच्ची सामग्री है जैसे आप रॉ मटेरियल कहते हैं, या जो वेजेस होती हैं, मेन जो प्राइम कॉस्ट आती है उसको रन करने के लिए, कि जी किसी भी वस्तु को बनाने के लिए आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें, और बार बार उसका स्टॉक आता रहेगा, तो उनके लिए रन करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। कार्यशील पूंजी का नाम से ही क्लियर हो रहा है, कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, तो इसके अल्पकालीन जो विश्लेषण किया जाता है वो कार्यशील पूंजी विश्लेषण से संबंधित होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जब हम वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे होते तो वहाँ पर मेनली हम किसकी बात करते हैं? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्थिर लागत 10,000 रुपये है एवं लाभ मात्रा अनुपात 20% है तो समुचित बिंदु होगा। व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹10,000 एंड पीवी रेशियो इज 20%, देन ब्रेक इवन पॉइंट विल बी
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर स्थिर लागत जो है वो 10,000 यानी फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 हो गई और जो पीवी रेशियो था वो 20% है, बीपी निकालना है तो क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जो बीपी निकाला है तो उसका फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो 10,000 अपॉन 20 इंटू 100 सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बजट जो अनुमानित लाभ हानि खाते एवं सभी क्रियात्मक बजटों का सारांश प्रदान करता है के रूप में जाना जाता है। अ बजट दैट गिव्स ए समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज कैपिटल बजट, सेल्स बजट, मास्टर बजट, फ्लेक्सिबल बजट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई इस तरह का बजट है जो कि कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उससे अकाउंट से रिलेटेड, या फिर जो फंक्शनल बजट होते हैं जितने भी, उन सब का एक सारांश, एक समरी की तरह होता है, तो वो बजट हो जाएगा आपका मास्टर बजट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। साझेदारी के गठन के लिए साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध कहलाता है। द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू ए फॉर्म ए पार्टनरशिप इज कॉल्ड। सम्मेलन का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फर्म के निर्माण का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्म, साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर जब हम बात साझेदारी की, पार्टनरशिप की कर रहे होते हैं, तो उसको करने के लिए जो पार्टनरशिप डीड होता है यानी कि साझेदारी संलेख होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें जो पार्टनरशिप होती है उससे रिलेटेड सारी नियम और शर्तें जो होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी होती हैं, इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, जब बात हम कंपनी की कर रहे होंगे तो वहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम है, ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन साझेदारी में साझेदारी संलेख इंपॉर्टेंट होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन लागत होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मूल लागत प्लस कारखाना परिव्यय, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, कारखाना लागत प्लस प्रशासनिक परिव्यय, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, प्रत्यक्ष लागत प्लस अप्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मूल लागत प्लस प्रशासनिक परिव्यय, प्राइम कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है क्या होती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारी तीन चीज़ें ऐड होती हैं, क्या हो जाएंगी, प्राइम कॉस्ट होती है, जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट होती है, और तीसरी हो जाती है जो ऑफिस कॉस्ट होती है। इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या निकल के आ जाती है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो निकल के आती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कारखाना लागत प्लस प्रशासनिक परिव्यय। तो यहाँ पर कारखाना लागत में आपके प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई। अब उसमें जो हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये कहिए या ऑफिस एक्सपेंसेस कहिए उसको ऐड कर लिया, तो हमारी क्या निकल के आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ गई। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदी के बाद आता है या आती है, आफ्टर रिसेशन कम्स समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, अवनति, डिप्रेशन, पुनरुत्थान, रिकवरी, स्थिरता, स्टैग्नेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इकोनॉमिक साइकिल होता है उसमें जो रिसेशन होता है, मंदी होती है, उसके बाद क्या आता है, तो मंदी के बाद क्या आ जाएगा, मंदी के बाद आती है अवनति यानी कि डिप्रेशन, उसके बाद का पीरियड हो जाता है पुनरुत्थान का, रिकवरी का। तो करेक्ट आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय यात्रित किया जा सकता है कहलाता है। द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल, निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल, प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। तो यहाँ पर जो अयाचित पूंजी का वो भाग होता है जो कि तब तक जो है जिसकी मांग नहीं की जा सकती या इसका यूज़ नहीं किया जा सकता जब तक कि कंपनी का समापन नहीं होता, वाइंडिंग अप नहीं होता, तो वो कहलाता है संचित पूंजी यानी कि रिजर्व कैपिटल। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी का समापन किस कारण हो सकता है, द पार्टनरशिप में कम टू एन एंड ड्यू टू द साझेदार की मृत्यु, डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी साझेदार का दिवालिया होना, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, सभी साझेदारों की सहमति द्वारा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पार्टनरशिप होती है, साझेदारी होती है, उसका समापन जो होगा तो उन तीनों ही कारणों से हो सकता है। कंपनी की हम बात जब करते हैं तो किसी भी जो उसका सदस्य होते हैं या संचालक होते हैं उनकी मृत्यु का कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही उनके दिवालिया होने पर। लेकिन यहाँ पर जो साझेदारी होती है वहाँ पर पार्टनर की डेथ का या फिर पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने का, इन सब का इफेक्ट पड़ता है साझेदारी पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है, द सम ऑफ डिविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ए सीरीज इज।
0, पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ बी एंड सी। तो आपको याद होगा जो स्टैंडर्ड डिविएशन हम लगा रहे थे, तो जब हम एक्चुअल मीन से लेते हैं डिविएशन तो उसका जो टोटल आता है वो 0 ही आता है, क्योंकि उसके जो दोनों साइड होते हैं प्लस और माइनस के वो इक्वल होते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल मीन होता है वो बिल्कुल एकदम सटीक माप होती है। तो वहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभूति प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज ए। पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट, आयगत प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट, व्यक्तिगत प्राप्ति, पर्सनल रिसिप्ट, चालू दायित्व, करंट लायबिलिटी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा। तो यहाँ पर जो प्रतिभूति प्रीमियम होता है वो किस तरह का होता है, वो होती है पूंजीगत प्राप्ति होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग। कॉस्ट शेयरिंग विश्लेषण, टाइम सीरीज एनालिसिस, विषय विश्लेषण, वेरिएंस एनालिसिस, प्रतिगमन विश्लेषण, रिग्रेशन एनालिसिस, आगत निर्गत विश्लेषण, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। आपको बताना है कि व्यवसायिक पूर्वानुमान यानी कि जिसके माध्यम से हम जो बिजनेस फॉरकास्टिंग करते हैं वो कर पाएंगे, तो वो इसमें आपको बताना है कि कौन सी टेक्निक नहीं है। तो यहाँ पर जो टाइम सीरीज होता है उसके बेसिस पर भी होता है, रिग्रेशन के बेसिस पर भी और इनपुट आउटपुट एनालिसिस पर भी। लेकिन जो वेरिएंस एनालिसिस होता है, विषय विश्लेषण होता है, उसके बेसिस पे हम बिजनेस फॉरकास्टिंग नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुचित बिंदु होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज, जहाँ कुल आगम लागत के बराबर होती है, वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, जहाँ कुल आगम कुल स्थिर लागत के बराबर होती है, वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जहाँ कुल आगम कुल परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है, वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जहाँ कुल आगम कुल लागत से अधिक होती है, वेयर टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स द टोटल कॉस्ट। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपने समुचित बिंदु को, ब्रेक इवन पॉइंट को कई तरह से मैंने समझाया है, कई बार इस क्वेश्चन को शामिल किया है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग डिफरेंट लैंग्वेज है। तो क्या होती है, जो समुचित बिंदु होता है वो कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है यहाँ पर, यानी कि जितनी टोटल रेवेन्यू होती है और टोटल कॉस्ट क्या होती है, दोनों ही इक्वल होती है, सेल और कॉस्ट बराबर होती है। यहाँ पर जो सेल की जगह पर रेवेन्यू वर्ड का यूज़ किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी 20, 50, 200 अनलिमिटेड। तो यहाँ पर बात हो रही है एक निजी कंपनी की। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की तो वहाँ पर अनलिमिटेड होती है, अधिकतम संख्या की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी में जो अधिकतम संख्या है वो 200 है। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग इसको बढ़ा दिया गया है। पहले के अपेक्षा पहले 50 थी लेकिन अब 200 हो गई है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विज चतुर्थक को कहा जाता है। सेकंड क्वार्टाइल इज कॉल्ड मीन, मीडियन, मोड, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है जो सेकंड क्वार्टाइल होता है, तो आपने Q1, Q2 और Q3 निकाला है, तीन तरह के। जो Q2 होता है और वो उसकी वैल्यू और जो मीडियन हम निकालते हैं उसकी वैल्यू दोनों बराबर ही होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर सेकंड क्वार्टाइल किसे कहा जाएगा, मीडियन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किए गए वास्तविक व्ययों से लागत का निर्धारण कहलाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इज टर्म्ड एज प्रत्यक्ष लागत लेखांकन, डायरेक्ट कॉस्टिंग, अप्रत्यक्ष लागत लेखांकन, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, ऐतिहासिक लागत लेखांकन, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, मानक लागत लेखांकन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो वास्तविक व्यय होते हैं उससे लागतों का जब निर्धारण करते हैं तो वो हो जाती है हमारी ऐतिहासिक लागत लेखांकन यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। क्योंकि हिस्ट्री जो की बात हो रही है तो जो हमारे व्यय हो चुके होंगे वही व्यय तो हम लिखे होंगे वहाँ पर ना, क्योंकि जो एक्चुअल में हम कर चुके होंगे। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि ऐतिहासिक लागत लेखांकन जो होता है वो वास्तविक व्यय से संबंधित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार अंश का आशय है वे अंश जो राइट शेयर्स फीस, दो शेयर्स विचार निर्देशकों को निर्गत किए गए हों, इशू टू डायरेक्टर्स वर्तमान शेयरधारियों को प्रस्तावित किए गए हों, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वर्तमान ऋणपत्रधारियों को प्रस्तावित किए गए हों, ऑफर टू एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के लेनदारों को निर्गत किए गए हों, इशू टू क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो अधिकार अंश आपने अंशों के बारे में पढ़ा होगा। वैसे तो दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर जो अधिकार अंश होते हैं वो किस तरह के अंश होंगे कि जो पहले से ही विद्यमान अंशधारी होते हैं उनको ही निर्गत किए जाते हैं, नए अंशधारियों को नहीं। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू
पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पुनः मूल्यांकन खाते में, रिवैल्यूएशन अकाउंट संपत्ति खाते में, एसेट्स अकाउंट सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि कोई नया साझेदार है उसकी एंट्री हो रही है, तो वहाँ पर जितनी भी संपत्ति जो एसेट्स है उसकी जो वैल्यू में वृद्धि होगी, मूल्य वृद्धि होगी, तो उसको हम कहाँ क्रेडिट करेंगे, उसे क्रेडिट किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पूरे मूल्यांकन खाते में। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सैद्धांतिक वितरण के अंतर्गत चतुर्थक विचलन प्रॉफिट का 2/3 होता है। आपने पढ़ा होगा कि 2/3 है, 4/5 है, किसका कौन होता है। अंडर विच थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। द्विपद वितरण, बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पायसन वितरण या फिर यादृच्छिक वितरण, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसके अंतर्गत होता है, तो वो हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पर सामान्य वितरण होगा तो वहाँ पर जो चतुर्थक विचलन होता है प्रॉफिट विचलन का 2/3 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी हानियों के लिए व्यवस्था कर लो। इस मान्यता का आधार है द अजम्पशन दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज इज बेस्ड ऑन रूढ़िवादिता की परिपाटी, एकरूपता की परिपाटी, सारता की परिपाटी, पूर्व प्रकटीकरण की परिपाटी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो दे रखा है एक मान्यता है कि लाभों की प्रत्याशा मत करो, यानी कि लाभों की कोई उम्मीद ना करते हुए जो हानियाँ हो सकती हैं उसके पहले हमें व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो ये किस में कहा गया है, किस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है, तो ये कहा गया है ऑप्शन ए, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अंतर्गत कहा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि एक वर्ष के दौरान जो देश में उत्पादित वस्तुएं सेवाएं हैं तो उसका जो टोटल वैल्यू होती है वो हो जाती है जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुबंध की अनुपस्थिति में एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की फर्म में हिस्सेदारी को शेष साझेदार क्रय करेंगी। इन द absence ऑफ एन अग्रीमेंट, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन द फर्म विल बी परचेस्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो, नन ऑफ द अबव। यानी कि अगर कोई अनुबंध नहीं किया गया है पहले से, क्योंकि अब अभी आपको मैंने बताया था इससे पहले के क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड होती है, साझेदारी संलेख होता है, लेकिन अगर साझेदारी संलेख नहीं है वहाँ पर अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उसका जो फर्म में हिस्सा होता है तो बाकी के साझेदार उस हिस्से को किस रेशियो में क्रय करेंगे, तो वो हो जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, लाभ विभाजन अनुपात होगा, उस हिस्से में ही वो क्रय करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए उत्पाद का परिचय कराने हेतु विज्ञापन पर किया गया भारी प्रारंभिक व्यय वर्गीकृत किया जाता है। हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिमांड लायबिलिटी, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विज्ञापन में किया जाता है प्रारंभिक व्यय की तरह, तो वो हो जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित आगत व्यय कहलाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।